हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम तो एकदम बिंदास हैं, मस्त हैं। और आज के सीजन में हम किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक लेकर नहीं आए। आज हम एक मोटिवेशनल वीडियो लाए हैं। और ये स्ट्रेटजी, हमको एक स्ट्रेटजी बनाना है कि 11th और 12th में हम जीरो से हीरो कैसे बने। ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। अभी तो एग्जाम्स हुए हैं। हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो 11th में आ रहे हैं, और जो 11th के बच्चे हैं वो 12th में जा रहे हैं। तो बताएं बच्चों कि 11th और 12th में काफी अंतर है। 11th और 12th बेस्ट स्ट्रेटजी 2024। अब हमको आपको जीरो से हीरो बनाना है। तो कैसे बनेगा? यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको हम देखेंगे कि जीरो से कैसे 95% तक बड़ी बड़ी एक लंबी गैप है। जीरो से 95, और वहां तक आपको पहुंचाना है। एक छोटी सी वीडियो को टाइम निकाले, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। आप इसको देखें, फॉलो करें, और इसका बेस्ट परिणाम आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ये जैसे हमारे पास 11 है, 12 है, ये बेस होता है किसका? जेई और नीट का। जेई और नीट का ये बेस होता है। बच्चे कहते हैं कि जेई और नीट 11 12 से अलग है। तो आपको बता दें बेटा कि जेई और नीट 11 12 से अलग नहीं है, यही है। और यहीं पे आपको इसका प्रिपरेशन करना है। अगर स्ट्रेटजी बनाते हैं आप, तो जेई और नीट बड़ी आसानी से क्वालिफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे कहा भी जाता है कि हार गया लेकिन कुछ खुद से जीत गया। कुछ लोग होते हैं कि हार करके भी कुछ खुद से जीत जाते हैं। ये इस पर एक कहानी मुझको याद आई, और ये कहानी हम कहें उससे पहले ये देखते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो 11 और 12 है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान, जमीन और आसमान। जी हाँ, जमीन और आसमान का फर्क है। और ये फर्क जो होता है कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक हाथी है और उसका एक बच्चा है। तो हाई स्कूल एक छोटा सा बच्चा है, और इंटरमीडिएट बहुत बड़ा है। और इस गैप को भी आपको पूरा करना है। जो गैप है इसको भी पूरा करना है। तो कैसे आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इस गैप को भी भर ले, और फिर आप जेई और नीट जैसे एग्जाम्स को भी क्वालिफाई करें। इसका अलग नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हार गया लेकिन खुद से जीत गया। कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि हार भी जाते हैं और खुद से जीत जाते हैं। इस पर एक मुझे कहानी याद आई, और कहानी इस तरह से है कि एक लड़का था, बॉय था, और दौड़ने का उसे बहुत शौक था। दौड़ने का शौक था, उसने मैराथन भी खेल लिया। लेकिन कभी भी वो बाउंड्री, जो टच लाइन होती है, वो वहां पहुंच नहीं पाया। लेकिन इस बार उसने जिद किया कि मैं इस बार इस बाउंड्री लाइन को टच करूंगा। और उसके लिए उसने मेहनत की, और दौड़ शुरू हुआ मैराथन का। और उस दौड़ में उसने देखा कि बाकी जो कंपटीटर है वो आगे निकल रहे हैं, वो पिछड़ रहा है। बाकी कंपटीटर जो है वो आगे निकल रहा है, वो पिछड़ रहा है। लेकिन उसने सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगा। दौड़ नहीं सकता हूं तो क्या हुआ, मैं पैदल ही तो चल लूं। तो फिर उसने पैदल ही लड़खड़ाते हुए चला। और वो जिद उसकी ये थी कि इस बार मैं बाउंड्री लाइन को टच करूंगा। और उस जिद ने
उसे उस बाउंड्री लाइन को टच कर, तो हमारी लाइफ में कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते। लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती है और हम लोग उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते, लेकिन उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। कुछ लोग परिस्थितियों का दोष देते हैं, कह रहे मेरे घर चाची की तबीयत खराब हो गई, चाची की डेथ हो गई, या फलाना हुआ ढिकाना हुआ। कुछ लोग इस तरह से भी दोष देते हैं, लेकिन ये खुद को बचाने के लिए करते हैं, खुद को कामचोरी करते हैं और खुद को बचाने के लिए करते हैं। ऐसा ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है कि मेरे घर ये पड़ गया, मेरे घर ये पड़ गया इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, नहीं तो मैं इससे बहुत बेहतर करता, नहीं तो मैं इससे बहुत बेहतर करता। लेकिन बच्चों, आप अगर स्टूडेंट हैं और किसी दिन किसी कारणवश आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन नियमित पढ़िए। इस पर भी एक कहानी है, और ये कहानी है कि एक डेजर्ट है और डेजर्ट में एक व्यक्ति फंस गया। उसने देखा वो कितनी खूबसूरत सीनरी है, काश यहाँ पे पानी होता तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी उगाते, पेड़ पौधे भी उगाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो डेजर्ट से आगे बढ़ा, तो डेजर्ट से आगे बढ़ा तो उसको एक कूप दिखाई दिया, डेजर्ट में ही कूप दिखाई दिया, और वो पानी से लबालब भरा हुआ। संजोग बस वहां पे बाल्टी भी थी और रस्सी भी थी। फिर क्या कि उसको भगवान ने चांस दिया, अवसर दिया, लो मैं तुम्हें पानी भी दे रहा हूँ डेजर्ट में, रस्सी भी दे रहा हूँ तुम्हें इस डेजर्ट में, और लो यहाँ पे पेड़ पौधे उगा लो। लेकिन उसने काम नहीं किया, वहां से चला गया। तो परिस्थितियों को दोष मत दो बच्चों, परिस्थितियां हर समय एक जैसे नहीं होती है, कभी अच्छी परिस्थिति आती है, कभी खराब। लेकिन ये कभी भी परिस्थितियों को दोष देकर अपने को अपने को कामचोरी मत करो, नियमित पढ़ो। 10 घंटे नहीं टाइम मिला, 5 घंटे ही सही, 5 घंटे ही पढ़ो। ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है, और ईमानदारी का फल निश्चित रूप से मिलता है। इसी पर एक और कहानी याद आती है मुझे कि एक राज्य था, और राज्य जो है हरा भरा फला फूला सब कुछ था, लेकिन राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसने सोचा कि मैं अपनी प्रजा से ही किसी लड़के को चुन लूंगा अपना उत्तराधिकारी। फिर उसने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया और उसने शर्त रखी कि जो बच्चा इस शर्त का फॉलो करेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। बहुत से बच्चे सामने आए, और सामने आए और उन्होंने सोचा कि मैं, एक चांस मिला है, अवसर मिला है, मैं क्यों ना इस राज्य का उत्तराधिकारी बनूं। शर्त राजा ने ये रखा, कुछ राजा ने पौधे का बीज दिया सबको, गमले प्रोवाइड कराए, तो उसने कहा ले जाओ और इन बीजों को गमलों में बो दो, और 6 महीने बाद आना, तो मैं देखूंगा कि किसका पौधा अच्छी तरह से तैयार हुआ है, उसी को मैं राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। 6 बच्चे ले गए, 6 महीने का टाइम था, सबने ईमानदारी से काम किया। लेकिन संजोग से एक बच्चा जो था, उसका बीज जो होता है उगा ही नहीं। लेकिन 6 महीने तक राज्य की उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए
6 महीने तक नियमित उसने मेहनत की, कड़ी मेहनत की। बीज नहीं उगा, लेकिन फिर भी वो पानी सब कुछ उसमें देता रहा। पानी जो भी डालना है कि पौधा निकले। जो जिस बच्चे का पौधा नहीं निकला था वो बेचारा मायूस हो गया और उसने सोचा कि मुझे तो अब उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा। 6 महीने का टाइम बीता। राजा ने सबको बुलवाया, सभी लड़के अपने अपने गमले लेकर गए। सबका देखा। अचानक राजा की निगाह उस बच्चे की तरफ पड़ी और उन्होंने देखा, अरे तुम्हारा गमला तो खाली है, तुमने तो कुछ इसमें उगा ही नहीं है। तो शर्म के मारे बोला, जी इसमें से पौधा नहीं निकला, लेकिन मैंने ईमानदारी से मेहनत की है इस बीज को उगाने के लिए। बाकी बच्चे जो थे, जिनके पौधे बड़े बड़े हो गए थे, सब लोग हंसने लगे। राजा ने कहा, चुप रहो, वास्तव में उत्तराधिकारी इसी को मिलना चाहिए, क्योंकि इसने नियमित मेहनत की है। लेकिन इसका पौधा निकला भी नहीं है, लेकिन इसने फिर भी नियमित मेहनत की है। तो प्यारे बच्चों, ईमानदारी का फल जरूर मिलता है और अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। हम खुद के प्रति ईमानदार हैं तो जीवन में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। जो हमारी औकात है हमें ही पता है, किसी और को नहीं। कहा भी क्या है, डर सबको लगता है, लेकिन डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। अगर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। हार के आगे जीत है। अब आती है हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी। तो देखो बच्चों, करना क्या है आपको। पहले जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, 11th में फर्स्ट यूनिट में 8 चैप्टर है। वेटेज जो है 40 नंबर का है। और सेकंड बुक में सेकंड यूनिट में 7 चैप्टर है, उसका वेटेज जो है 30 नंबर का है। 70 और 30 का प्रैक्टिकल है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी हमारी इस तरह से होगी कि पहले तुम वन शॉट नोट बनाओ। वन शॉट नोट बहुत जरूरी है। तो हम पहला काम हमारा होगा वन शॉट नोट बनाना। फिर हम शॉर्ट नोट बनाएंगे उस चैप्टर का। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो निश्चित रूप से करेंगे, विस्तृत क्वेश्चन करेंगे। कुछ बच्चे जो होता है किताब देख लेते हैं और ऐसे पढ़ लेते हैं, कहते हैं हम तो हमारा तो तैयार है, लेकिन जब जाओगे एग्जाम में, तो एग्जाम में बैठोगे तो जैसे रोड पर बहुत सारे ब्रेकर आते हैं रोकते हैं, वहां पे स्पीड स्लो करनी पड़ती है। गाड़ी आप चला रहे हो तो आपको भी स्लो होना पड़ेगा। रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर आएंगे। तो मेरी सलाह यह है कि जिस जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो उसका नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद एक बार बिना कुछ देखे हुए अपने आप खुद लिखो। देखो रास्ते में कितने ब्रेकर आ रहे हैं। और जैसे कहा जाता है कि आप बार बार रोड पर चलेंगे तो ब्रेकर का आभास हो जाएगा कि हाँ इस जगह पर ब्रेकर है। वहां पे हमको ऑटोमेटिक गाड़ी स्लो करनी, तो गाड़ी स्लो हो जाए। तो रास्ता आपका खुद चुनना है। ब्रेकर आते हैं रास्ते में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, फिर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करिए, और कॉग्निटिव क्वेश्चन तो जरूर करिए। कॉग्निटिव क्वेश्चन ही बताते हैं कि आपकी चैप्टर पर कितनी पकड़ है। आपकी चैप्टर पर कितनी पकड़ है आपको पता चल जाएगा कॉग्निटिव क्वेश्चन से ही, कि कितनी पकड़ है। डेप्थ में ले जाता है कॉग्निटिव क्वेश्चन। छोटे छोटे होते हैं जिसको बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कॉग्निटिव, और वो जो होता है आपको चैप्टर का सारांश बता देता है। तो कॉग्निटिव क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करने के बाद से एमसीक्यू क्विज प्रैक्टिस भी करेंगे। एमसीक्यू क्विज जो होते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे नियमित। तो चैप्टर आपका फुल
तैयार होगा और मेरा दावा है कि आप जीरो से हीरो बनेंगे। और इस स्ट्रेटजी में मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और वो हेल्प है कि मेरा चैनल, जो यूट्यूब चैनल है आरपीएस फिजिक्स क्लासेस, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है आरपीएस फिजिक्स क्लासेस, तो टेलीग्राम भी उसी नाम से है। और जो हिंदी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो मेरे दूसरे चैनल काका फिजिक्स पर आ सकते हैं। इसी के साथ आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और 11th में और 12th में आपका स्वागत है। धन्यवाद।